थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। आज हम इसके कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी पोलराइजेशन एंड डॉपलर्स इफेक्ट। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को हम कैसे, हाउ वी कैन यूज द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ अ वेव, फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हम उससे मेजर करते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह आज की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को भी शायद स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के क्वेश्चंस करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सीआरओ। सीआरओ की तरफ हम चलेंगे। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन है जो स्पेसिमेन पेपर से आया है। दिस पोलराइजेशन टॉपिक इज एक्चुअली एडेड इन योर सिलेबस इन 2022, ठीक है। 2022 के अंदर ये आपके सिलेबस के अंदर ऐड किया था और उसके बाद अभी तक इसके कुछ ज़्यादा सवाल नहीं आए। 2022 मई जून में एक सवाल आया था और अक्टूबर नवंबर के अंदर इसका एक सवाल आ चुका है, ठीक है ना। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो वेव्स के अभी तक हमने जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स पढ़ा है उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं तो अभी तक अवेलेबल बिल्कुल रीसेंट पास पेपर में 2020 और 22 के अंदर, सॉरी 22 के अंदर जो अवेलेबल है हम उन पास पेपर्स को कर लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं बीम ऑफ पोलराइज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का वर्ड होता है, मतलब होता है सिंगल कलर लाइट, ठीक है। सिंगल कलर, सिंगल कलर, सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट, ओके। तो अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजिंग फिल्टर एज शोन इन फिगर 5.1। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो आपके पास एक पोलराइजिंग फिल्टर के ऊपर गिरी है और गिरने के बाद ऑब्वियसली वो जो है पोलराइज लाइट थी ऑलरेडी, यानी ये ऑलरेडी प्लेन पोलराइज थी और हमने इस फिल्टर के ऊपर इसको गिराया है, ठीक है। द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फिल्टर इज इनिशियली वर्टिकल, यानी स्टार्टिंग में ट्विस्ट जो था वर्टिकल था, यानी ये वेव इस तरीके से वर्टिकली पोलराइज्ड हो गई होगी और इसका जो भी हॉरिजॉन्टल इफेक्ट था वो कैंसल आउट हो गया होगा, ठीक है। सर कौन है भाई? हमजा भाई। आवाज सही आ रही है आप लोगों को मेरी? इमाद, फरीहा, आवाज सही आ रही है बेटा? जी सर। जी अच्छा, सर। खैर ये कोई हमजा साहब थे, मुझे नहीं पता कौन थे और वो कह रहे हैं पता नहीं, खैर एनीवेज व्हाटएवर। जी, तो वर्टिकल प्लेन के अंदर ये लाइट जो है ये पोलराइज्ड हो गई है, यानी इस तरीके से आपके पास ये लाइट यकीनन पोलराइज्ड हुई होगी और इसका जो भी हॉरिजॉन्टल इफेक्ट था वो आपके पास इस वेव का यकीनन ख़त्म हो गया होगा और सिर्फ वर्टिकल प्लेन के अंदर अब ये लाइट जो है ये पोलराइज्ड आई होगी। द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फिल्टर इज इनिशियली वर्टिकल एंड देन transmitted light beam has the same intensity as the incident light beam, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसी इसके अंदर इंसिडेंट लाइन बीम के अंदर हो गया। द फिल्टर may be rotated about the direction of the light beam to change the angle of the transmission axis to the vertical. State one angle of the transmission axis of the vertical that results no transmitted light. तो अगर हम फिल्टर को किस एंगल के ऊपर टिल्ट करें, किस एंगल के ऊपर फिल्टर को मोड़ दें कि अब आपके पास जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी जीरो है, तो वर्टिकल पोलराइज लाइट है। हम इस फिल्टर को कितने एंगल पे रोटेट कर दें, एट हाउ मच एंगल वी शुड रोटेट द फिल्टर, कि अब आपके पास नेक्स्ट उस फिल्टर से पास करने के बाद, लेट्स से ये वो फिल्टर है, नेक्स्ट फिल्टर है, वर्टिकली पोलराइज लाइट आपके पास आ रही है, तो मैं फिल्टर को किस एंगल पे रोटेट करूं बच्चों कि आपके पास अब उसके बाद लाइट आपके पास आगे ना आए। जी, वर्टिकली पोलराइज्ड है, जीरो इंटेंसिटी करनी है, कितने एंगल के ऊपर फिल्टर को मोड़ दूं? जी, सर हॉरिजॉन्टल कर दें।
हॉरिजॉन्टल कर दें, विच मीन्स मैं उसको जारिफ कितने एंगल पे रोटेट कर दूं, 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं, है 90 ना? डिग्री। ठीक है जी ना? सर 90। 90 पे रोटेट करूंगा तो आपके पास कोई इंटेंसिटी मुझे नहीं मिलेगी, सही है। उसके बाद क्या जी फरमा रहा है वो आगे, द फिल्टर इज नाउ इन द पोजीशन विद द ट्रांसमिशन एंगल ऑफ थीटा टू द वर्टिकल एज शोन इन फिगर 5.2। अब आपने इस फिल्टर को जरा सा टिल्ट किया है, पहले वर्टिकल था, लाइट यूं आ रही थी, यूं चलती हुई आ रही है वर्टिकल लाइट, और अब यू कैन सी दैट के वर्टिकल से अब ये फिल्टर थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट कर दिया है। यानी अब जब ये पास होगी लाइट तो इसका एम्पलीट्यूड या इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, सही है। इसकी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड थोड़ा डिक्रीज हो गया होगा क्योंकि ये एंगल थोड़ा सा वर्टिकल से टिल्टेड है। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट ओवर इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इक्वल्स टू 0.75। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट cos square theta. This is the incident intensity and this is the transmitted intensity या फाइनल इंटेंसिटी। तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ओवर इंसिडेंट इंटेंसिटी, यानी मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा आई ओवर आई नॉट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो अब आपके पास जो आई ओवर आई नॉट आ रहा है वो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के, यानी ये कह रहा है एक्चुअल में कि 0.75 ये रेशो ये है, तो ये 0.75 एक्चुअली में किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के। सही है जी। आगे क्या फरमा रहा है वो ये कह रहा है कि जी यकीनन एंगल मांगा होगा, कैलकुलेट एंगल। ठीक है जी। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। रूट करने से हमें फायदा ये होगा कि हमारे पास जो कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा है सबसे पहले तो वो स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है जी। तो बेटा रूट 0.75 बताइएगा क्या वैल्यू आ रही है, व्हाट इज रूट 0.75? सर √3/2। अच्छा, √3/2। ठीक है, √3/2। ठीक है जी। और ये होगा कॉस थीटा के, सही है। नहीं अच्छा, सर, √3 फिर वो पूरा √/2। सर 0.86। 0.86। ठीक है, 86666 होगा मेरा ख्याल है, रिकरिंग तो नहीं है वो शायद। नहीं नहीं, ठीक जीरो है, पॉइंट एट सिक्स फिर उसके बाद 60 है। अच्छा चलो 60 तक करना है इसको पूरा, ठीक है ना। अच्छा जी, 0.8660। अच्छा, अब हमें थीटा चाहिए तो इस कॉस को इधर ले जाते हैं, यानी हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 0.8660 इज इक्वल टू थीटा। बेटा जरा निकालिएगा कॉस इनवर्स और बताएं क्या एंगल आ रहा है। जी बच्चों, क्या एंगल आ रहा है? 30। 30 डिग्री। ठीक है जी, आई थिंक दैट्स द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर। ठीक है जी, ये चीज समझ में आई है सबको? इस क्वेश्चन में किसी को कोई इशू? हुसैद, जैद, जारिफ, खुदा, फरीहा, सर सर आ असद? गया समझ। असद एनी क्वेश्चन बेटा? इमाद, नो सर। फरीहा? नो सर। No, sir. बेटा बाकी No, बच्चे sir. पार्टिसिपेट किया करें क्लास के अंदर, ठीक है, सिर्फ 2-3 बच्चे ही जवाब देते रहते हैं, सब पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। या फिर मैं नाम लेके बोलूंगा फिर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा खुद से, तो इसलिए खुद से पार्टिसिपेट करें सारे क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो फरिया सॉल्व करवाएंगी। तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई है, 30 डिग्री मिल गई है। हम नेक्स्ट पार्ट की अब तरफ चलते हैं, फरिया सॉल्व करवाएंगी नेक्स्ट पार्ट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है जी। आप लोगों को याद होगा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ठीक है जी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट ओवर इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, यानी ए ओवर ए नॉट आपको चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है, तो आपके पास ये भी कितना होगा, ए नॉट यानी इनिशियल एम्पलीट्यूड, इसको आप इस तरीके से लिख लें, सही है। और फाइनल इंटेंसिटी ये इनिशियल है,
इनिशियल इंटेंसिटी तो इनिशियल एम्पलीट्यूड, फाइनल इंटेंसिटी आपके पास आई है तो फाइनल एम्पलीट्यूड होगा ए स्क्वायर, ठीक है। यानी आई ओवर आई नॉट उसने हमें सवाल में किसके बराबर दिया था, 0.75 के, है ना। तो मुझे ये बताइए कि आई ओवर आई नॉट जो है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर ओवर ए नॉट स्क्वायर के, ठीक है जी। दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर ए नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। तो ए ओवर ए नॉट स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। यानी मुझे ए स्क्वायर्स का नहीं बल्कि ए का रेशो चाहिए, तो सिंपल वर्ड्स में इसका रूट अगर हम लेंगे तो वही आपके पास जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। और आई थिंक हम लोग ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका हम रूट ले चुके हैं जी। तो व्हाट वाज द रूट ऑफ 0.75, ए ओवर ए नॉट इज इक्वल्स टू 0.866. 0.866, ठीक है जी। आई होप ये चीज समझ में आई है, अगर किसी को नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको जी। जी बच्चों, आ गई सर। क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के बराबर है तो फाइनल इंटेंसिटी मैंने आई लिखी, ठीक है। इधर देखिएगा, फाइनल इंटेंसिटी मैंने आई लिखी तो ये आपके पास ए स्क्वायर के बराबर हो गया। इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है, इसको मैंने ए नॉट स्क्वायर के बराबर किया। ये रेशियो आपको सवाल में चाहिए, ये रेशियो चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। आई ओवर आई नॉट उसने हमें सवाल में बताया था किसके बराबर था, 0.75 के। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओवर ए नॉट बराबर हो जाएगा 0.75 रूट के, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे जब ये रूट लगेगा और ये चीज 0.75 के बराबर है तो इसके ऊपर हमने रूट लेके आंसर निकाल लिया 0.866। आई होप ये सबको समझ में आया है। फरीहा, इज दैट क्लियर जी? जारिफ, Yes, sir. इमाद, असद, क्लियर है बेटा ये? जी सर। ठीक है जी। तो दिस वाज द स्पेसिमेन क्वेश्चन, दिस वाज द स्पेसिमेन पेपर, 5 नंबर का ये सवाल था। उसके बाद जनाब ये सवाल आया आपके पास फरवरी मार्च 2022 में, फरवरी मार्च के अंदर इसका एक सवाल किया गया। सवाल डॉपलर्स इफेक्ट से स्टार्ट हुआ, बल्कि स्टेशनरी वेव से स्टार्ट हुआ सवाल। कंडीशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स क्या है ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में जब स्टेशनरी वेव पढ़ लेंगे। यहाँ से सवाल स्टार्ट करते हैं। ये डॉपलर्स इफेक्ट का सवाल था, पार्ट बी। अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग, एक मोटरसाइकिल जो है वो ट्रेवल कर रही है आपके पास कुछ स्पीड के साथ, ठीक है जी। A motorcycle is traveling at 13 meters per second along a straight road. The rider of the motorcycle uh, see the pedestrian standing on the road directly ahead and operates a horn to emit warning sound. तो आपके पास मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो ट्रेवल कर रहा है और राइडर के सामने एक पेडिस्ट्रियन खड़ा हुआ है और राइडर उसकी तरफ मूव कर रहा है, यानी एक्चुअली इट इज मूविंग टूवर्ड्स, ठीक है। द पेडिस्ट्रियन हर्ड्स द साउंड फ्रॉम द हॉर्न ऑफ द फ्रीक्वेंसी 543 हर्ट्ज। पेडिस्ट्रियन को जो साउंड सुनाई दे रही है वो कितनी सुनाई दे रही है, 543 हर्ट्ज। The speed of the sound in air is 334 meters per second. Calculate the frequency to 3 significant figures, the sound emitted by the horn. तो आपके पास पेडिस्ट्रियन को ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? इज इट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और इज इट द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी? जी, विच फ्रीक्वेंसी इज दिस? Apparent. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। ये स्पीड ऑफ साउंड है और सोर्स किस स्पीड से चल रही है, 13 मीटर्स पर सेकंड से। और ऑब्वियसली इसने हमसे क्या मांगी है, एफओ, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मांगी है। बताइए मुझे कि डॉपलर्स इफेक्ट में मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या
मैं v ओवर v माइनस vs वाला फॉर्मूला लगाऊं इंटू FO, या मैं माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊं या प्लस वाला फॉर्मूला लगाऊं जी? माइनस वाला। माइनस वाला यूज करेंगे बिकॉज द सोर्स इज एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 543 इज इक्वल टू 334 ओवर 334 माइनस 13 FO। सॉल्व की करके बताइए मुझे FO की क्या वैल्यू आ रही है। FO की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी आएगी बिकॉज when the source is approaching the observer, apparent frequency is slightly lesser, is greater than the original frequency। ठीक है ना? तो अगर ये apparent frequency आपको 543 सुनाई दे रही है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी सी कम होगी। क्या आंसर आ रहा है भाई? सर 5 to 1.86। 5 to 1.86। जारिफ इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना है तो क्या लिख दूं इसको? 5 to 1। 522। हाँ या सर 22। 86 को जब राउंड ऑफ करोगे तो ये 2 बना देगा ना उसको जाते जाते। ठीक है, जी सर। अच्छा जी, तो दैट्स व्हाट्स वेरी सिंपल। उसके बाद हमसे उसने आगे क्या पूछा है? ही आस्क्ड देन अ मोटरसाइकिल राइडर passes the stationary pedestrian and then move directly away from her। तो मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो पेडेस्ट्रियन के करीब गया एंड देन उससे दूर जाने लगा। एज द राइडर मूव्स अवे ही ऑपरेट्स द हॉर्न फॉर सेकेंड टाइम। अब उसने सेकेंड टाइम हॉर्न को बजाने को स्टार्ट किया। ठीक है, शायद छिछोरा आदमी था क्योंकि अब हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं थी। खैर, द पेडिस्ट्रियन नाउ हर्ड्स अ साउंड दैट इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो अब ये मोटरसाइकिलिस्ट राइडर से दूर जा रहा है, लेकिन दूर जाते हुए रिसीड होते हुए भी अब जो पेडिस्ट्रियन को आवाज सुनाई दे रही है वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज्यादा सुनाई दे रही है। तो ये बताइए कि ये पेडिस्ट्रियन, ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है, ये दूर जाते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा रहा होगा या अपनी स्पीड को कम कर रहा होगा जी? तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा, अगर कोई चीज रिसीड हो रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो उस केस में आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम सुनाई देती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रिसीड हो रहा हो और अपनी स्पीड को कम कर रहा हो तो उस केस में आपको दोबारा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा सुनाई देती है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट recedes from observer and slowing down the apparent frequency will be slightly greater than ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, आई होप आप लोगों का इसका आंसर अब खुद ही मिल जाएगा। जी बताइए मुझे, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अभी भी उसको थोड़ी सी ज्यादा सुनाई दे रही है तो क्या मोटरसाइकिलिस्ट अपनी स्पीड बढ़ा रहा होगा या सेकंड टाइम कम कर रहा होगा जी? व्हाट विल हैपन टू इट्स स्पीड? हाँ भाई जारिफ साहब, क्या हो रही होगी इसकी स्पीड? बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? स्लो डाउन हो रहा होगा। स्लो डाउन हो रहा होगा। ये पॉइंट जरा नोट करके रख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कोई चीज जब रिसीड कर रही हो और अपनी स्पीड को कम कर रही होती है ना, तो उस वक्त भी हमें उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा सुनाई दे रही होती है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही होगी तो हमें फ्रीक्वेंसी सेम ही सुनाई देगी, वो डिक्रीज होती हुई सुनाई देगी। लेकिन अगर वो स्लो डाउन हो रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज्यादा सुनाई देगी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? जैद, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। जी, हुदा, फरीहा, हुसैद, इमाद, असद, कोई क्वेश्चन है? नहीं No, सर। sir. No, sir. नो ठीक है, सर। मिटा दूं इसको? जी लिख लिया ये?
जी सर। जी सर। अच्छा, अब उसके बाद हम आ गए पोलराइजेशन के ऊपर। A beam of vertically polarized monochromatic light is incident on a polarized filter as shown in figure 5.1. The filter is एक आपके पास बीम आ रही है, वर्टिकली वो पोलराइज्ड है, यानी यूं जा रही है वेव, और आपके पास दोबारा एक फिल्टर पे गिरी है, लेकिन वो फिल्टर अपने वर्टिकल प्लेन से 20 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है जी। The filter is polarized position with the transmission angle at a 20 degree to the vertical. Incident light has intensity I naught and the transmitted light has intensity IT. By considering the ratio IT over I naught, calculate the ratio. इस ratio, अच्छा, IT over I naught के ratio को consider करते हुए amplitudes का ratio आपने निकालना है जनाब। I इज इक्वल टू, यानी आई टी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। तो आई टी ओवर आई नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तो आप एक नया रिलेशन बना सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिशन ओवर ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा। दैट्स इट। ये एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए। अगर आपको एम्पलीट्यूड्स का रेशियो चाहिए तो आप उसका कॉस स्क्वायर नहीं करते, सिंपल कॉस कर लेते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें एम्पलीट्यूड्स का रेशियो चाहिए तो हम सिंपली क्या निकाल लेंगे जनाब, व्हाट वी विल फाइंड, cos 20। एंड टेल मी व्हाट इज cos 20, क्या वैल्यू है cos 20 की जी? सर 0.9396 अप्रोक्सीमेटली 0.94 है ना जी सर 9 जी। ये फॉर्मूला भी जरा नोट डाउन कर लें, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एम्पलीट्यूड्स का आपको रेशियो चाहिए होगा, यानी ये फॉर्मूला ये है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, यानी अगर आपको रेशियो चाहिए तो ए टी ओवर ए नॉट किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के, और इंटेंसिटीज के रेशियो में कॉस का स्क्वायर लिया जाता है। सही है जी। इसमें कोई सवाल किसी को? नो सर। असद साहब क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, आगे चलूं भाई, छाप लिया इसको? जी, कॉपी हो गया है? जी सर। अच्छा जी, ओके। इस सवाल का आंसर मुझे असद साहब बताएंगे। द फिल्टर इज नाउ रोटेटेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बीम फ्रॉम दिस स्टार्टेड पोजीशन। स्टार्टेड पोजीशन से हमने इस फिल्टर को घुमाना शुरू किया। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशनल of is such that the angle of the transmission axis to the vertical increase। इस तरीके से हमने इसको घुमाया कि आपके पास ट्रांसमिशन एंगल जो है वो इंक्रीज होता जाए। कैलकुलेट द मिनिमम एंगल थ्रू विच द फिल्टर मस्ट रोटेट so that the intensity of the transmitted light return to the value it had when the filter was as its started position। तो आपके पास इस फिल्टर को हम घुमाते गए, और एक वक्त ऐसा आया कि वापस वही इंटेंसिटी के ऊपर आए जिस इंटेंसिटी पे हम थे। ऑब्वियसली, गौर से सुनिएगा, जब हम इस फिल्टर को यूं घुमाते जाएंगे तो आपके पास इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और ये इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, 0, क्योंकि ये वर्टिकली पोलराइज लाइट आ रही थी। और अब आपके पास फिल्टर जब हॉरिजॉन्टल होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, हॉरिजॉन्टल होगा तो आपके पास इंटेंसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर मुझे बताइए कि जब मैं इस फिल्टर को यूं करूंगा तब क्या कोई इंटेंसिटी में चेंज आएगा जब मैं इस फिल्टर को इस पोजीशन पे लाऊंगा जी? सर मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा जो पहले वैल्यू चल रही थी वो सीधी सीधी इसमें से गुजर जाएगी, है ना। और जब मैं इस फिल्टर को यहां ले आऊंगा, ठीक है जी, इस जगह पे, तो ये आपके पास वापस वही इंटेंसिटी देगा, क्योंकि ये वर्टिकल पोजीशन से कितने एंगल पे आ गया, 20 डिग्री। 20 डिग्री के ऊपर। तो एक्चुअली में आपने फिल्टर को कितना एंगल घुमाया होगा जी, हाउ मच एंगल एक्चुअली यू मस्ट हैव रोटेटेड द फिल्टर, कि आपके पास वापस आपको वही
इंटेंसिटी जो है वो मिल रही होगी। जी जनाब, कोई बताएगा इसका आंसर मुझे? सर मैं सवाल समझा नहीं। सवाल समझे ही नहीं? अच्छा, जारिफ सवाल को समझे हम। द फिल्टर इज नाउ रोटेटेड। एक्चुअली में उसने इंग्लिश लिख के ना आपका टाइम भी बहुत ज़ाया किया हुआ बाय द वे, ठीक है ना। खैर फिर भी, द फिल्टर इज नाउ रोटेटेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द बीम ऑफ डायरेक्शन ऑफ द लाइट बीम फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन शोन इन फिगर 5.1। तो फिगर 5.1 में जो हमें पोजीशन शो गई है वहां से हमने फिल्टर को घुमाना शुरू किया। The direction of the rotation is such that the angle of transmission axis to the vertical increase। इस तरीके से हमने फिल्टर को घुमाना शुरू किया कि आपके पास इसका एंगल बढ़ना शुरू हो गया। जारिफ देखो, ये फिल्टर यूं था, वर्टिकल था, और यूं आपके पास इस वक्त फिल्टर है ना। यानी ये एंगल कितना है इस वक्त 20 डिग्री, और अगर मैं इसको यूं घुमाऊंगा तो ये एंगल कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा, है ना। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसको मैं घुमा के यहाँ ले आऊंगा तो इसका एंगल बढ़ता जाएगा। कैलकुलेट द मिनिमम एंगल थ्रू विच द फिल्टर मस्ट बी रोटेटेड सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट रिटर्न टू द वैल्यू दैट इट हैड व्हेन द फिल्टर वाज इन द स्टार्टिंग पोजीशन। इस फिल्टर को घुमाते रहो और घुमा घुमा के ऐसी पोजीशन पे ले आओ कि लाइट वापस उसी पोजीशन पे उतनी ही इंटेंसिटी पे आ जाए जितनी लाइट आपको प्रीवियसली मिल रही थी, जितनी इंटेंसिटी प्रीवियसली मिल रही थी। तो वो कह रहा है कि जी वो कितनी एंगल में इस फिल्टर को रोटेट करूं कि वापस लाइट अपनी इनिशियल पोजीशन पे या इनिशियल इंटेंसिटी के ऊपर आ जाए, ये सवाल किया उसने। हाँ भाई। सर 360। नहीं भाई, 360 पे तो वापस आ जाएगा ये। सर 180। ठीक, 360 पे तो ये वापस आ जाएगा। मुझे यूं यूं करना है इस फिल्टर को। अच्छा अच्छा, फिर आई थिंक 180। 180 डिग्री। 140। जी, ये 140 कौन था भाई? मैं थी। जी, 140 कैसे बेटा? सर अगर 20 माइनस कर दें 180 सर। ये बात 180 बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप, लेकिन बेटा 20 डिग्री उधर है और 20 डिग्री इधर भी है, तो 20 माइनस भी तो होगा। एक्चुअली में ये फिल्टर कितने एंगल रोटेट करेगा? दिस फिल्टर विल बी एक्चुअली रोटेटेड टू 140 डिग्रीज, क्योंकि ये फिल्टर ऑलरेडी कितने एंगल पे है? 20 डिग्री पे है। तो जब आप इसको इस पोजीशन पे लेके आओगे तो उस साइड से भी 120 डिग्री ऑलरेडी होगा ये। तो एक्चुअली इट विल बी रोटेटेड टू 140 डिग्री। 140 डिग्री के ऊपर जब हम इसको रोटेट करेंगे, क्योंकि 20 स्टार्टिंग में है और इस पोजीशन पे लाएंगे तब भी ये 20 डिग्री होगा। एक्चुअली में इस फिल्टर को कितना डिग्री रोटेट करना चाहिए? 140 डिग्री। तो वही एंगल आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से सवाल होगा। बहरहाल ये सवाल थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग सवाल है, क्योंकि उसने इंग्लिश भी ठीक ठाक दबा के लिखी है और पढ़ने में आपने इतनी इंग्लिश में भी आपने 2 मिनट ज़ाया कर दिए, और फिर उसके बाद उसको समझने में 2 मिनट ज़ाया किए, और कितनी मेहनत करने के बाद मिला 1 नंबर आप। ठीक है ना। खैर, 140 डिग्री के ऊपर हम इसको रोटेट करेंगे तो आपको इनिशियल वैल्यू इसकी मिल जाएगी। अगेन मैं बता रहा हूँ 180 इसलिए नहीं क्योंकि 20 डिग्री ऑलरेडी ये एंगल पे था, और जब इधर लाएंगे तब भी 20 डिग्री इससे एंगल उस पर ही रहेगा, तो ये 140 डिग्री के ऊपर रोटेट किया जाएगा। ठीक है जी भाई, क्लियर हुआ है ये? यस सर। पावर के ऊपर आ जाइए जी। इमाद साहब सो रहे जाग रहे हैं? इमाद जी सर। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आप करवाएंगे। अ पैरेलल रे ऑफ लाइट फ्रॉम सन, ये बेटा 2022 का टू 23 का मई जून का सवाल है। पैरेलल रे ऑफ लाइट फ्रॉम सन आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर लाइट गिरी है। द मैग्नीफाइंग ग्लास डायरेक्टेड द लाइट टू एन एरिया ए ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर 5.1। तो आपके पास फिगर 5.1 में आपके पास शो कर रहा है कि लाइट जो है वो एक छोटे से एरिया के ऊपर इंसिडेंट हो रही है जिसका रेडियस सिर्फ आर है।
The magnifying glass is a circular cross section of radius 5.5 centimeter. The intensity of the light from the sun incident on the magnifying glass is 1.3 kilowatts per meter. ये intensity है meter square. Assuming that the light incident on the magnifying glass is transmitted through it, calculate the power of the sunlight from sun incident on the magnifying glass. जी, पावर, इंटेंसिटी, एरिया, क्या रिलेशन होता है बच्चों इसका? कोई याद दिलाएगा मुझे? असद, बल्कि सॉरी असद भाई दिलाएंगे, सॉरी इमाद साहब क्या होता है रिलेशन? Power इमाद, into power is equals to intensity into area. पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू, Area. बिल्कुल सही है, शाबाश। पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया, वेरी गुड, जबरदस्त। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया होता है, तो पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया, शाबाश बेटा। पावर हमें सवाल में निकालनी है, इंटेंसिटी 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3 है क्योंकि किलो है। एरिया, अच्छा जी, एरिया कहाँ से आएगा? जी जी माद साहब, वह कहाँ से आएगा एरिया? सर रेडियस ये हुआ है तो पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे हम। रेडियस हमें गिवन है तो हम पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल कर लेंगे, बिल्कुल सही है। निकालिए जरा पाई आर स्क्वायर से एरिया, तो मल्टीप्लाई बाय पाई, आर कितना है बेटा? 5.5, तो 5.5 इंटू 10 की पावर -2 है ना जी? सर क्या 0.55 0.55? क्या कह रहे हो 0.55? सर सेंटीमीटर करेंगे ना तो इट विल बी 0.055 आई थिंक। हाँ सेंटीमीटर, फिर उसका स्क्वायर होगा ना जारिफ, ओके पाई आर स्क्वायर है ना जी। क्या पावर आ रही है हिमाद? हिमाद क्या पावर आ रही है? कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? जी सर। सर पावर आ रही है 12 वॉट्स। 12 वॉट्स आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। 12 वॉट्स आपके सर पास पावर। पावर का यूनिट कैसे आपने क्या कन्वर्ट किया? पावर का क्या किया बेटा? आई मीन सॉरी इंटेंसिटी इंटेंसिटी 1.3। ये किलो वॉट्स में है ना, तो किलो के लिए मैंने इसको क्या किया, 1.3 इंटू 10 की पावर 3 कर दिया ना। किलो का वो क्या होता है? 10 की पावर 3 होती है ना, प्रीफिक्सेस पढ़ाए थे ना आप लोगों को, जी 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 सर जी सर। ठीक है, इसलिए 10 की पावर 3 किया है। स्टिल इशू जारिफ? नहीं सर, नहीं नहीं क्लियर सर। ठीक है, और ये स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ आर is 1.5 millimeter. Calculate the intensity of light on area A. तो आपके पास इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, तो अब आप दोबारा इंटेंसिटी, अब बाय द वे पावर आप निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगी, दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 15 1.5 इंटू 10 की पावर -3, और उसका हम क्या लेंगे? स्क्वायर, और ये आपके पास पाई लग जाएगा, ठीक है जी। बताइए क्या वैल्यू आएगी? जो सन की पावर है वो एक छोटे से एरिया में कन्फाइंड हो गई है अब, और वो एरिया कितना है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली पाई इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। बताइए अब इंटेंसिटी कितनी हो गई है? सर नंबर बहुत बड़ा मिल गया। हाँ बड़ा नंबर आएगा। 1.69 exponent 6. हाँ ये इंटेंसिटी असल में इतनी बड़ी हो जाती है कि जब भी हम लोग नॉर्मली, अगर आप लोगों ने शायद किया हो, नहीं किया हो, बचपन में हम लोगों ने तो बहुत किया है कि वो सनलाइट को फोकस किया है मैग्नीफाइंग ग्लास पे एक पेपर के ऊपर, और वो इतनी इंटेंस हो जाती है लाइट कि वो पेपर को जला देती है। आप लोगों ने शायद किया है या नहीं किया, आई डोंट नो। हम लोगों ने तो किया था बचपन में, एक्सपेरिमेंट किया है किसी ने एक्सपेरिमेंट? जी सर। असल में लाइट इतनी इंटेंस हो जाती है मैग्नीफाइंग ग्लास से कि वो फिर पेपर को बर्न करना शुरू कर जाती है, हीट करना क्रिएट शुरू कर देती है उसके अंदर। The laser light is emitted
from an electromagnetic wave of frequency 3.7 times 10 to the power 15 hertz in vacuum. State the wavelength. Electromagnetic wave, तमाम electromagnetic wave की speed कितनी होती है बच्चों? 6 180. 3 into 10 की power 8. C is equals to F lambda. So lambda is equals to C over F. This is 3 into 10 की power 8 divided by 8.1 times 10 to the power minus, नहीं, sorry, the wavelength है, sorry, 3.7 into 10 की power 15. जी, तो यह वेवलेंथ निकालिए और वेवलेंथ निकालने के बाद काइंडली मीटिंग को रीजॉइन कीजिएगा. वेवलेंथ जल्दी से बताएं कितनी आई है. 8.1 into 10 is to the power minus 8. 8.1 into 10 to the power minus 8. ये वैल्यू आ गई. हाँ सही है, वही प्रूव हो रही है ना. Sir, I'm getting 8.10 multiplied 10 to the power of -8. हाँ And then- सही है, वही वैल्यू है. 8.0 8.1 ही हो रही है.